सभी का अध्ययन आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है 15 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को समसामयिक घटनाओं को रोज प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए हम अपने करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है डिफेंस। डिफेंस से संबंधित हमारा करंट अफेयर है सिटमैक्स के बारे में। दोस्तों, सिटमैक्स क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिटमैक्स 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 भारतीय नौसेना ने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भारतीय नौसेना पोत INS कर्मक, जो एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान सागर में दिनांक 15 से 16 नवंबर 2021 तक भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 21 के तीसरे संस्करण में भाग ले रहा है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSS का प्रतिनिधित्व RSS टीनासियस, जो एक फॉर्मिडेबल क्लास फ्रिगेट और रॉयल थाई नेवी हिज मैजेस्टी थाईलैंड शिप थायनचोन द्वारा किया जा रहा है, जो एक खाम सोरेन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट है। भारतीय नौसेना RSN और RTN के बीच आपसी अंतर संचालन को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के उद्देश्य से 2019 से सिटमैक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 2019 से लगातार सिटमैक्स का आयोजन किया जा रहा है। तो यह किन किन देशों के बीच एक प्रैक्टिस है? तो सिंगापुर पहला संस्करण। सिटमैक्स के पहले संस्करण की मेजबानी सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना की गई थी। RSS ने नवंबर 2020 में अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। अभ्यास के 2021 संस्करण की मेजबानी RTN द्वारा अंडमान सागर में की जा रही है। अभ्यास से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। यह अभ्यास कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर नॉन कॉन्टैक्ट केवल समुद्र में अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है और 3 मित्र नौसेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तालमेल, समन्वय और सहयोग पर प्रकाश डाला गया है। 2 दिनों के समुद्री अभ्यास के दौरान तीनों नौसेनाएं अनेक प्रकार के युद्धाभ्यास और सरफेस वारफेयर समेत विभिन्न सामरिक अभ्यासों में शामिल होंगी। सिटमैक्स 21 मित्रता के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को मजबूत करेगा और क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच सहयोग और बढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है साइंस एंड टेक से संबंधित। हमारा यह करंट अफेयर संस्करण पूर्णतः लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समर्पित है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट कैसे बना सकते हैं और हम आपके सुझाव को सादर आमंत्रित करते हैं। आइए तो हम देखते हैं आज का अपना दूसरा करंट अफेयर, जो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें साइंटिफिक
एक्सपीडिशन की शुरुआत की है। मुख्य बिंदु: भारत ने दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में अपने दल के पहले बैच के आगमन के साथ अंटार्कटिका के लिए 41वें साइंटिफिक एक्सपीडिशन की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का पहला जत्था पिछले सप्ताह भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचा। 4 अन्य बैच जनवरी 2022 के मध्य तक ड्रोमलान फैसिलिटी और चार्टर्ड आईएस क्लास पोत एमवी वैसिलिस गोलोवियन का उपयोग करके हवाई मार्ग से अंटार्कटिका में उतरेंगे। एक्सपीडिशन कार्यक्रम: इस 41वें एक्सपीडिशन के 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। इससे अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद मिलेगी। दूसरा कार्यक्रम क्या है? दूसरे कार्यक्रम में टीवी टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य सम्मिलित है। यह पिछले 10,000 वर्षों से एक ही जलवायु संग्रह से अंटार्कटिक जलवायु, पश्चिमी हवाओं, समुद्री बर्फ और ग्रीन हाउस गैसों की समझ में सुधार करने में मदद करेगा। आइस कोर ड्रिलिंग ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से की जाएगी। वैज्ञानिक कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा यह मैत्री और भारती में जीवन समर्थन प्रणालियों के संचालन और रखरखाव के लिए भोजन, ईंधन प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति की भरपाई करेगा। पृष्ठभूमि: इस प्रोग्राम की पृष्ठभूमि क्या है? 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने 40 वैज्ञानिक एक्सपीडिशन पृष्ठभूमि 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने 40 वैज्ञानिक एक्सपीडिशन पूरे कर लिए हैं और अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए हैं, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 2021 पीसीएस प्रीलिम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सबसे पुराना बेस स्टेशन अंटार्कटिका में जो हमारा भारत का है वो दक्षिण गंगोत्री है 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 है। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू हैं। गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वसत्ताय संस्थान है जो पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। तो यह किसके द्वारा संचालित होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप गोवा में जो आपका सेंटर है उसका नाम है NCPOR। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, भारत सरकार ADB ने अगरतला शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $6.1 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस हस्ताक्षर से संबंधित इस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेहतर सेवा वितरण के लिए सरकारी एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करते हुए अगरतला शहर में बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए रहने योग्य स्थिति में सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और नए विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए $6.1 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने अगरतला शहरी विकास परियोजना के लिए समझौते पर भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए हैं, जबकि ADB के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोशिनी ने
एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस परियोजना के तहत 48 किलोमीटर नए या मौजूद तेज जल निकासी वाले नाले का निर्माण किया जाएगा और उसका उन्नयन करेगी और इसके तहत 23 किलोमीटर की जलवायु अनुकूल शहरी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अन्य कार्यों में महाराजा वीर विक्रम कॉलेज झील और उज्जैनता पैलेस में खुले स्थानों का नवीनीकरण और जल मनोरंजन साधन और झील के किनारे पैदल मार्ग बनाना शामिल होगा, जो शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थल हैं। तो अगरतला से संबंधित ये फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन पहल के सिद्धांतों का पालन करते हुए अगरतला के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को क्षेत्र आधारित विकास के मॉडल के रूप में विकसित करने से शहरी क्षेत्रों को अधिक रहने योग्य, नागरिक अनुकूल, लचीला और टिकाऊ बनाया जाएगा। इस पहल का शहर और आसपास के शहरों और कस्बों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। फेसेस इन मेमोरी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक करंट अफेयर। मन्नू भंडारी एक प्रख्यात हिंदी लेखिका हैं। प्रख्यात हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का आज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। प्रख्यात हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का आज गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 90 वर्ष की थीं और पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थीं। वे प्रसिद्ध दिवंगत हिंदी कथा लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थीं। मन्नू भंडारी को उनके उपन्यास आपका बंटी और महाभोज के लिए जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपका बंटी और महाभोज के लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास यही सच है पर 1974 में एक हिंदी फिल्म रजनीगंधा बनी थी। रजनीगंधा, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनके कौन से उपन्यास पर मूवी बनी थी? तो यही सच है 1974, एक हिंदी फिल्म रजनीगंधा। पर्यावरण से संबंधित दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है, विदित है कि ग्लासगो में जलवायु समझौता COP मीटिंग्स चल रही हैं। इसका समापन हो चुका है और इस समापन से संबंधित कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की ग्लासगो जलवायु वार्ता पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री तक सीमित रखने पर सहमति के साथ संपन्न हुई। मतलब इसका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो 1.5 डिग्री है। स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित रखने और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचाने की वैश्विक सहमति और संकल्प के साथ संपन्न हो गया है। सम्मेलन में सदस्यों देशों ने वैश्विक तापमान का लक्ष्य हासिल करने के समझौते पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अंतिम समय में कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को लेकर कुछ असहमति रही। सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने संकेत दिए कि ग्लासगो सम्मेलन में उपस्थित लगभग 200 राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों ने कोई निर्णायक आपत्ति व्यक्त नहीं की। इस सम्मेलन में कोयला और गैस से संपन्न शक्तिशाली देशों से लेकर समुद्री सतह की बढ़ोतरी से प्रभावित होने वाले तेल उत्पादक और प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देश भी शामिल थे। इस सम्मेलन में कोयला और गैस से संपन्न शक्तिशाली देशों से लेकर समुद्री सतह की बढ़ोतरी से प्रभावित होने वाले तेल उत्पादक और प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देश भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा कि पृथ्वी बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। ग्लासगो जलवायु समझौता ऐसा पहला समझौता है जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोयले के उपयोग को कम करने की स्पष्ट योजना दी गई है। ग्लासगो में 2 हफ्ते से अधिक चली जलवायु वार्ता के बाद अनेक देशों ने कहा कि ये कुछ नहीं होने से बेहतर है
यह किसी सफलता का आश्वासन नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रगति की आशा बांधता है। मिस्र की पर्यावरण मंत्री यास्मीन फौद अब्देल अजीज ने कहा कि शर्म अल शेख के लाल सागर रिजॉर्ट में अगले साल होने वाली वार्ता में गरीब देशों की सहायता और मुआवजा दिए जाने पर विशेष रूप से चर्चा होगी। दोस्तों, आज के ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आपको कैसे लगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स अध्ययन आईएएस अकेडमी के द्वारा यूट्यूब पर मिलता रहेगा। हम हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम पीसीएस 100 से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वंस अगेन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।